Good morning, class. I, Dr. Aman, we welcome you all. So, dear students, today we will be discussing a new topic, which is financial leverage. So, in the previous lecture, we have already discussed the leverage which is related to operating profit, that is known as operating leverage. So what was the meaning of operating leverage? That when you are having fixed cost in your business, like land, machinery, like salary which you are paying, like plant, so these kind of fixed costs which you are having in your business, so this fixed cost will be benefiting in having more earning before interest and tax. So your EBIT, which is called operating profit, will increase. So we discussed the relationship between sale and EBIT because of fixed assets, fixed cost. So आपने सेल और EBIT के बीच में रिलेशनशिप चेक किया था, और ये रिलेशनशिप जो हमने चेक किया कि अगर 1% चेंज आता है सेल में तो EBIT में कितना चेंज आता है, तो उसको हमने ऑपरेटिंग लीवरेज कहा था। और ये लीवरेज किसके कारण पैदा हुआ? फिक्स्ड एसेट्स के कारण। वो जो फिक्स्ड कॉस्ट आपको देनी पड़ रही है, तो उसमें आपको EBIT और सेल का जो रेशियो है वो चेंज होता है, उससे आपको फायदा होता है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज में हम क्या देखेंगे? देखिए, फाइनेंशियल लीवरेज जो है वो आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, जिसमें आप डिबेंचर, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर इनको लेके चलते हो, तो इस कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर आपके पास कोई फिक्स्ड चार्ज वाली सोर्स है जिसके ऊपर आपको फिक्स चार्ज देना पड़ता है, जैसे कि डिबेंचर है, डिबेंचर के ऊपर आपको फिक्स चार्ज देना पड़ता है, और इस फिक्स चार्ज की वजह से एक लीवरेज पैदा होता है। इस फिक्स चार्ज की वजह से, इस डिबेंचर की वजह से फायदा होता है किनको? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। किस रूप में? इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है? ज्यादा अर्निंग पर शेयर मिलता है। तो अर्निंग पर शेयर क्या है? आपका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या अर्निंग आफ्टर टैक्स हुआ है, इसको हम अगर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स से डिवाइड कर देंगे तो अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। तो इसमें हम क्या रिलेशनशिप देखते हैं कि EBIT का EPS के साथ क्या रिलेशनशिप है। आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है उसमें अगर 1% चेंज आता है तो कितने परसेंट चेंज आपका रिफ्लेक्ट होता है EPS में। और ये जो रिलेशनशिप है ये किसके कारण ज्यादा फायदेमंद होता है? फिक्स चार्जेस के कारण। ये फिक्स रहते हैं चार्जेस, क्योंकि इंटरेस्ट आपको देना ही होता है। ये जो इंटरेस्ट आप देना ही पड़ेगा आपको, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो अगर आप मान लो 12% आपको प्रॉफिट हो रहा है और आपने डिवेंचर्स जो है वो 7% पे लिए हुए हैं, तो आप सबसे पहले इनको पे कर दोगे। तो ये जो एक्स्ट्रा 5% आपने कमाया है, जो किसको मिल रहा है? इक्विटी शेयर होल्डर को। ये किसके कारण ये फायदा हुआ? फिक्स चार्ज के कारण। तो ये जो 5% एक्स्ट्रा कमाई है, ये किसने करके दी हमें? हमने जो डिवेंचर लिए हैं उसने हमें दिया। तो फाइनेंशियल लीवरेज क्या है? फाइनेंशियल लीवरेज सिंपली आप कह सकते हो कि जो आपकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आपको इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है, उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है उसका EBIT के साथ क्या रिलेशनशिप है, कितना डिस्प्रोपोर्शनेटली ये इंक्रीज और डिक्रीज होता है। मान लो अगर 1% EBIT इंक्रीज हो रहा है और आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5% इंक्रीज हो रहा है, तो आपका फाइनेंशियल लीवरेज कितना आ गया? 5। तो ये एक बहुत अच्छी कंडीशन है कि आपके अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1% बढ़ रहा है तो आपका EPS जो है वो 5% बढ़ रहा है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो कि फाइनेंशियल लीवरेज जो है वो ये बताता है कि आपकी जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या जो नेट इनकम है उसमें जो चेंज आ रहा है वो EBIT में कितने % चेंजेस के कारण हो रहा है। तो सिंपली इसमें ये लिख रखा है, फाइनेंशियल लीवर मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड प्रॉफिट अवेलेबल टू द शेयर होल्डर्स। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या हो गया? EBIT। और प्रॉफिट अवेलेबल जो है वो किसको बोलते हैं? EPS को। सो फाइनेंशियल लीवरेज क्या रिफ्लेक्ट करता है? It measures the
इफेक्ट ऑफ चेंज इन EBIT ऑन द लेवल ऑफ EPS, कि EPS में कितना डिफरेंस आएगा अगर EBIT में कुछ डिफरेंस आया है। सो EPS किस पे डिपेंड कर रहा है? EBIT पे। अगर EBIT में 1% चेंज आता है तो EPS में मान लो अगर 4% चेंज आया है तो फाइनेंशियल लीवरेज कितना हो गया? 4। तो ये किस्म से रिलेशनशिप बताता है EBIT का और EPS का, और ये बताता है कि EBIT में जो चेंज आया है उसके कारण EPS में कितना चेंज आएगा। सो फाइनेंशियल लीवरेज जो है वो उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? अगर आपको सिंपली फिगर्स दिए हुए हैं तो फाइनेंशियल लीवरेज का ये मेथड रहेगा EBIT डिवाइड बाय EBT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या इसको बोल देते हैं हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय EBT। अगर आपको याद हो हमने जो पीछे निकाला था, सबसे पहले हमने सेल ली, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ गया, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस की तो हमारे पास क्या आ गया था? EBIT। अब इस पूरे केस में फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो फिक्स वेरिएबल है, ये चेंज नहीं हो रहा, इसी के कारण हमारा लीवरेज बन रहा है। अब EBIT में देखो, EBIT में सबसे पहले इंटरेस्ट माइनस करोगे, क्या रह जाएगा? अर्निंग बिफोर टैक्स। इसमें से फिर क्या माइनस करेंगे? टैक्स। क्या आ जाएगा? अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्लियर? अब हमें क्या रिलेशनशिप देखना है? EBIT का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का रिलेशनशिप देखना है, और इसमें क्या चीज आपकी फिक्स रहेगी? इंटरेस्ट आपका फिक्स रहेगा। तो EBIT और अर्निंग आफ्टर टैक्स में जो रिलेशनशिप है उसमें लीवरेज कहां से पैदा हो रहा है? ये जो फिक्स चार्ज आपको देना पड़ रहा है यहां से। तो EBIT डिवाइड बाय EBT, EBIT डिवाइड बाय EBT इसका फार्मूला होगा। अगर आपको दो फिगर्स दी गई हैं, EPS की या EBIT के दो फिगर्स दिए हुए हैं, अगर उसमें चेंजेस दिखाए गए हैं कि पहले आपकी EPS इतनी थी अब इतनी हो गई है, पहले आपका EBT मान लो 5 लाख था अब 6 लाख हो गया है, तो फिर उसमें कैसे आप कर सकते हैं उस फार्मूले को? उसमें हम डिग्री देख सकते हैं फाइनेंशियल लीवरेज की, परसेंटेज चेंज इन EPS ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन EBIT। तो अगर आपकी सिंगल फिगर है तो ये फार्मूला रहेगा EBIT डिवाइड बाय EBT, और अगर आपको परसेंटेज चेंज दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर तो फिर परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। कि EBIT में कितना चेंज होने से EPS में कितना चेंज आ रहा है उसको हम देख सकते हैं इससे। इलस्ट्रेशन देखिए, आपको फाइनेंशियल लीवरेज निकालना है तो कैलकुलेट फाइनेंशियल लीवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सबसे पहले आपको सेल दी गई है 1,50,000 की और वेरिएबल कॉस्ट दी गई है 50,000 की, तो सेल में से वेरिएबल कॉस्ट आपने माइनस कर दी, ये आपका क्या आ गया? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा? 20,000 माइनस करने के बाद ये क्या आ गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और यू कैन से EBIT। इसमें से आपको इंटरेस्ट ऑन डेट दिया गया है, इंटरेस्ट ऑन डेट जो कितना है, जिसको हम क्या बोलेंगे? फिक्स चार्ज है ना ये, तो ये हमारे काम का है। 40,000 ये माइनस कर दिया, तो EBIT में से आपने इंटरेस्ट माइनस कर दिया, तो ये क्या आ गया? अर्निंग बिफोर टैक्स। अब आपने क्या कैलकुलेट करना है क्वेश्चन के अंदर? फाइनेंशियल लीवरेज, एंड यू नो फाइनेंशियल लीवरेज का फार्मूला क्या है? EBIT डिवाइड बाय EBT। ये आपका EBIT है, ये आपका EBT है। इसमें से लीवरेज कहां से पैदा हो रहा है? ये जो इंटरेस्ट दे रहे हो फिक्स, इसके कारण लीवरेज आ रहा है, इसलिए हमने EBIT और EBT को लिया है। 80,000 डिवाइड बाय 40,000, फाइनेंशियल लीवरेज कितना आ गया? 2 फाइनेंशियल लीवरेज आ गए हैं। इसका मीनिंग क्या है? अगर आपका फाइनेंशियल लीवरेज 2 आया है तो इसका मीनिंग ये है कि अगर 1% चेंज होता है EBIT में तो EPS में कितना चेंज होगा? अर्निंग में कितना चेंज होगा? आपकी अर्निंग बिफोर टैक्स जिसको हम बोलते हैं, उसमें कितना चेंज आ रहा है? 2%। दुगना चेंज आ रहा है आपकी अर्निंग बिफोर टैक्स में।
तो इसको कैसे हम प्रूव कर सकते हैं? मान लो आपकी जो EBIT है वो 50% इंक्रीज कर दूं मैं, तो आपकी EBIT कितनी है? 80%। अगर इसको 50% इंक्रीज कर दूं तो ये 150 हो जाएगा, तो ये 1,20,000 रुपये हो जाएगा। 150 इंक्रीज हो गए तो आपकी EBIT जो है वो कितने से कितना हो गया? पहले 80,000 था, अब 1,20,000 हो गया है। कितना परसेंट इंक्रीज किया है आपने? 50%। क्वेश्चन में हमने पहले निकाल रखा है कि 2 आया है आपका फाइनेंशियल लीवरेज। अगर आपका फाइनेंशियल लीवरेज 2 आया है, कहां से आया था वो? EBIT डिवाइड बाय EBT हमने किया था, तो 80,000 डिवाइड बाय 40,000 करके 2 आया था। तो मैं आपको पहले बता रहा हूं कि अगर आपकी EBIT में 1% चेंज आएगा तो आपके अर्निंग बिफोर टैक्स में कितना चेंज आ जाएगा? 2%। तो यहाँ पे मैंने EBIT में कितना चेंज किया है? 50%। तो मैं पहले बता रहा हूं आपको कि आपकी EBT में कितना चेंज आ जाएगा? 100%, क्योंकि EBIT जो है वो EBT से आधा हो रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल लीवरेज कितना आया है? 2 आया है ना। तो EBIT में जितना चेंज आएगा EBT में उससे दुगना चेंज आएगा। तो क्या इसको देख सकते हैं हम? EBT कैसे निकलेगा? EBT आपको पता है, इसमें से लेस करना पड़ेगा आपको क्या? इंटरेस्ट। 1,20,000 में से इंटरेस्ट माइनस कर देंगे 40,000, इंटरेस्ट तो सेम ही रहेगा। EBT कितना हो गया? 80,000। पहले आपका EBT कितना है? 40,000। 40,000 से कितना हो गया? 80,000। ये आपका 100% आ गया। EBT जो है वो 40,000 से 80,000 हुआ है, 100% इंक्रीज हुआ है। तो फाइनेंशियल लीवरेज के 2 होने का मतलब है कि अगर EBIT 50% इंक्रीज होगा तो आपका EBT जो है वो 100% इंक्रीज होगा। अब देखिए फाइनेंशियल लीवरेज का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस क्या है। तो फाइनेंशियल लीवरेज अगर हम स्टडी करते हैं तो हम आपका ये जो अर्निंग बिफोर टैक्स आपका जो लास्ट में आता है EBT, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि EBT में कितना चेंज आएगा अगर आपके EBIT में कुछ परसेंटेज चेंज हो रहा है। तो आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अगर चेंज करते हैं तो व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन EBT। तो वी कैन अंडरस्टैंड द चेंजेस इन द EBT ड्यू टू चेंज इन द EBIT। मान लो आपका फाइनेंशियल लीवरेज आ गया 5, तो इससे हमें क्या पता लगता है कि अगर EBIT में 1% चेंज आया पॉजिटिवली तो EBT में कितना चेंज आएगा? 5% चेंज आएगा। तो इससे आपको EBT को समझने में आसानी मिलती है। दूसरा आपका मेन पॉइंट है प्लानिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म। जब भी आप कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर की प्लानिंग कर रहे हैं, आप लॉन्ग टर्म फंड ले रहे हैं, रेज कर रहे हैं, चाहे फिक्स कॉस्ट से ले रहे हैं चाहे इक्विटी कैपिटल से ले रहे हैं, तो फाइनेंशियल लीवरेज जो होता है उससे फाइनेंशियल मैनेजर को ये हेल्प मिलती है कि वो फिक्स्ड कॉस्ट में और इक्विटी शेयर कैपिटल में ढंग का रेशियो निकाल लें। क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है? रेशियो ऑफ फिक्स्ड रेशियो ऑफ डिवेंचर एंड इक्विटी। तो ये डिवेंचर जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट है और ये इक्विटी जो है इसके ऊपर आपको डिविडेंड देना पड़ता है। अगर आपका फाइनेंशियल लीवरेज ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब आपकी फाइनेंशियल कॉस्ट ज्यादा आएगी और फाइनेंशियल रिस्क भी ज्यादा है आपका। तो फाइनेंशियल मैनेजर को हमेशा ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए कि वो अपनी फाइनेंशियल कॉस्ट को पूरा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर मान लो आपने डेट ज्यादा ले लिया, आपने डेट ले लिया 90% और इक्विटी आपने ले ली 10%, अब इस डेट के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब आप इंटरेस्ट अगर पे नहीं कर पाए इसके ऊपर 90%, अगर इंटरेस्ट 90% के ऊपर अगर आप इंटरेस्ट नहीं पे कर पाए तो ये लोग कोर्ट में चले जाएंगे अगर आप इनको डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट नहीं दे पाए। तो अब ये देखना पड़ता है कि EBIT जो है वो कितना हो रहा है, क्या वो इतना हो रहा है कि वो आपके इंटरेस्ट की पेमेंट को पूरा कर पाए या ना कर पाए। तो यहाँ पे ये हम जो फाइनेंशियल लीवरेज है इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी को कितना फाइनेंशियल कॉस्ट कितनी आ रही है, कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क कितना है, इन्होंने कितने ज्यादा सोर्सेज से पैसा उठा रखा है, ये पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, रिस्क बहुत ज्यादा होता है। मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क इज द न्यू पॉइंट। फाइनेंशियल लीवरेज से आपको फाइनेंशियल रिस्क मेजर करने में आसानी होती है। फाइनेंशियल रिस्क का क्या मतलब होता है? इफ यू आर नॉट एबल टू पे द फाइनेंशियल चार्जेस
फिक्स चार्जेस भी अगर आप पे नहीं कर पा रहे हैं, फिक्स चार्जेस कौन से होते हैं, जैसे इंटरेस्ट हो गया, अगर आप इंटरेस्ट की पेमेंट भी नहीं कर पा रहे हैं तो इट्स ए फाइनेंशियल रिस्क। अगर आप फाइनेंशियल हाई जो फाइनेंशियल कॉस्ट है आपकी, वो अगर आप पे नहीं कर पा रहे तो इसका आपका फाइनेंशियल रिस्क बढ़ गया है। और अगर आपकी फाइनेंशियल लीवरेज कम है तो इसका मतलब ये है कि आपकी फाइनेंशियल कॉस्ट कम है और आपका फाइनेंशियल रिस्क भी कम है। तो अगर आप अपने फाइनेंशियल जो फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस हैं उनको पे नहीं कर पा रहे तो ये फाइनेंशियल रिस्क है। इसको हम किससे मेजर कर सकते हैं? फाइनेंशियल लीवरेज से। प्रॉफिट प्लानिंग जो आपका अर्निंग पर शेयर है, वो आपने देखा होगा अर्निंग पर शेयर क्या है। जो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसको अगर हम नंबर ऑफ शेयर होल्डर से डिवाइड कर दें तो अर्निंग पर शेयर आ गया। अब आपको पता है कि ईपीएस जो है वो किससे इफेक्टेड हो रहा है? ईबीआईटी से। तो अगर आपका फाइनेंशियल लीवरेज ज्यादा है तो ये ईपीएस तो आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपका लीवरेज बहुत ज्यादा है। तो अगर आपका ईबीआईटी और ईपीएस का रिलेशनशिप अगर आप देखोगे, अगर आपका फाइनेंशियल लीवरेज 5 आया है, इसका मतलब ईबीआईटी में अगर 1% का चेंज आएगा, अगर 1% का चेंज आया 1% का, तो आपके ईपीएस में कितना चेंज आएगा? 5%, जो कि एक बहुत अच्छी बात है अगर फ्यूचर में ईबीआईटी बढ़ते हैं तो। बट अगर आपके ईबीआईटी कम हुए फ्यूचर के अंदर तो ईपीएस जो है वो 5% कम हो जाएगा। पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। पॉजिटिव का तो मतलब है कि 5% इंक्रीज होगा, नेगेटिव का मतलब है कि अगर आपके ईबीआईटी अगर आपका 1% से कम हुआ ना तो आपका ईपीएस कितने परसेंट से कम हो जाएगा? 5%। तो ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है। तो रिलेशनशिप आपको ईबीआईटी और ईपीएस के चेंजेस के बीच में देखते रहना चाहिए, ताकि आपको पता लग जाए कि फ्यूचर में आपका ईपीएस कितना होगा और इससे क्या प्रभाव पड़ेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स के ऊपर। लिमिटेशन क्या है फाइनेंशियल लीवरेज की? पहली बात तो ये है कि ये डबल एज वेपन है, दो मुही तलवार है। मान लो आपका फाइनेंशियल लीवरेज आ गया 10, तो आप बहुत खुश होते हो। खुश क्यों होते हो? आप ये कहोगे सर कि अगर ईबीआईटी में 1% चेंज आया तो ईपीएस में कितना चेंज आएगा? 10%। अगर ईबीआईटी 1% से आप इंक्रीज करते हो तो ईपीएस विल इंक्रीज बाय 10%। बट इसका उल्टा भी तो नहीं देखा ना आपने, इसका अपोजिट देखो। अगर ईबीआईटी अगर आपका 1% से नीचे जाता है तो अगर आपका फाइनेंशियल लीवरेज माइनस में 10 आता है तो ईपीएस कितना नीचे जाएगा? -10%। तो इट्स ए वेरी डेंजरस सिचुएशन है ना। तो ये डबल एज वेपन है। अगर फर्म अच्छा कमा रही है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर फर्म अच्छा नहीं कमा रही है फिर बहुत दिक्कत है। दूसरा, इंक्रीज इन रिस्क एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपका फाइनेंशियल लीवरेज बहुत ज्यादा है, इट मीन्स कि आपकी जो फाइनेंशियल कॉस्ट है, आपका जो फिक्स चार्जेस हैं जिसके आप इंटरेस्ट बोल रहे हो, ये आप बहुत पे कर रहे हो और आपने ज्यादा पैसे बाहर से उठा रखे हैं डिवेंचर के तौर पे, तो इससे रिस्क बढ़ता है। क्योंकि सारा आपने बाहर से पैसा ले रखा है तो डिवेंचर होल्डर का भी रिस्क बढ़ता है और इक्विटी शेयर होल्डर का भी रिस्क बढ़ता है, क्योंकि उनको तो लास्ट में पैसा मिलेगा ना। और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ जाती है, क्योंकि बार बार आप अगर डिवेंचर इश्यू कर रहे हो बार बार, तो जो आपको पैसा दे रहे हैं लोग वो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देंगे। तीसरा है हार्मफुल इन द केस ऑफ फ्लक्चुएशन इन अर्निंग। अगर आपकी अर्निंग में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, देन इट विल बी डायरेक्टली इफेक्टिंग योर ईपीएस। अगर आपकी अर्निंग बहुत कम हो रही है तो इट विल बी इफेक्टिंग योर ईबीआईटी, और ईबीआईटी में अगर इफेक्ट पड़ता है तो अल्टीमेटली इट विल इफेक्ट योर ईपीएस। तो हाई फाइनेंशियल लीवरेज जो है वो तभी अच्छा होता है जब रेगुलर और स्टेबल अर्निंग हो रही हो, क्योंकि आपको इंटरेस्ट तो देना ही देना है। अगर आपको अर्निंग नहीं हो रही तो सबसे पहले आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। तो अगर आप इंटरेस्ट की पेमेंट भी नहीं कर पा रहे हो तो ईपीएस के ऊपर तो बिल्कुल कुछ मिलेगा ही नहीं, ईपीएस को तो अर्निंग पर शेयर कुछ होगी नहीं। रेस्ट्रिक्शन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अगर आप डिवेंचर ज्यादा इश्यू कर रहे हो आप, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होती हैं वो आपको पैसा नहीं देंगी, क्योंकि आप फाइनेंशियल लीवरेज आपका ज्यादा है। फाइनेंशियल लीवरेज अगर आपका 10 आ रहा है तो इट मीन्स आपने बहुत ज्यादा डिवेंचर इश्यू कर रखे हैं और इंटरेस्ट आप बहुत ज्यादा पे कर रहे हो। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर आप दोबारा पैसे लेने जाओगे तो दे विल डायरेक्टली सी योर फाइनेंशियल लीवरेज, एंड इफ इट इज मोर दे विल हेजिटेट टू पे यू द अमाउंट ऑफ द लोन, क्योंकि उनका रिस्क बहुत बढ़ जाता है। तो इसलिए आपको कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डिवेंचर और इक्विटी का एक बैलेंस रखना चाहिए, 50-50 या 60-40 जो भी आप रखते हो। इसलिए
फाइनेंशियल लीवरेज को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि फाइनेंशियल लीवरेज और ऑपरेटिंग लीवरेज में डिफरेंस क्या है। देखिए दोस्तों, ऑपरेटिंग लीवरेज जो है वो रिलेशनशिप चेक करता है किसमें, सेल में और ईबीआईटी में, कि आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना ज्यादा इफेक्ट होगा अगर सेल में कुछ चेंज हो रहा है। तो अगर 1% सेल में चेंज हो रहा है तो ईबीआईटी में कितना चेंज हो रहा है, तो वो कौन बताता है, ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। फाइनेंशियल लीवरेज क्या बताता है, इट शोज यू द रिलेशनशिप बिटवीन ईबीआईटी एंड ईपीएस। तो ये फाइनेंशियल लीवरेज किसकी वजह से होता है, क्योंकि आपके पास कुछ फिक्स चार्जेस देने हैं आपने, इस कारण से होता है। ऑपरेटिंग लीवरेज क्यों होता है, क्योंकि आपके बिजनेस के अंदर कुछ फिक्स्ड कॉस्ट या फिक्स एसेट्स हैं। तो इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, तो आपने टेबल बना करके इसको डील करना है। तो सबसे पहले आपका मीनिंग हो गया, यहाँ पे आप यूं एक टेबल बना सकते हैं। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग लीवरेज का मीनिंग क्या है। ऑपरेटिंग लीवरेज का मीनिंग है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो सेल के मुकाबले में कम या ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ऑपरेटिंग लीवरेज में हम सेल और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ही रेशो देखते हैं। तो अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेल के मुकाबले ज्यादा या कम इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे ऑपरेटिंग लीवरेज। और फाइनेंशियल लीवरेज क्या स्टडी करता है कि आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और आपकी जो अर्निंग पर शेयर है वो अगर आपस में प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे फाइनेंशियल लीवरेज। कि मान लो अगर 1% ईबीआईटी में अगर 1% चेंज आया है तो ईपीएस में भी 1 आना चाहिए, बट अगर ईपीएस में 10% चेंज आ रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे फाइनेंशियल लीवरेज है, किसके कारण, फिक्स कॉस्ट के कारण। दूसरा, कंप्यूटेशन कैसी होती है, फार्मूला आपको पता ही है। ऑपरेटिंग लीवरेज का फार्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी, और इधर फाइनेंशियल लीवरेज का फार्मूला क्या है, ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी। क्लियर। तीसरा, रीजन क्या है, ऑपरेटिंग लीवरेज किस कारण से होता है। ऑपरेटिंग लीवरेज आता है फिक्स एसेट्स आपके बिजनेस के अंदर रखा है इसके कारण। और फाइनेंशियल लीवरेज किस कारण आता है, अगर आपके बिजनेस के अंदर आप फिक्स चार्जेस कुछ पे कर रहे हो इसके कारण, जैसे इंटरेस्ट हो गया, प्रेफरेंस डिविडेंड जो आप फिक्स तौर पे देते हो उसके कारण। फोर्थ पॉइंट है कि सिग्निफिकेंस क्या है। तो ऑपरेटिंग लीवरेज के कारण आपको क्या अंडरस्टैंडिंग होती है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द ईबीआईटी ड्यू टू चेंज इन द सेल्स। सेल में चेंज आने के कारण ईबीआईटी पे क्या फर्क पड़ रहा है, इसको हमें स्टडी करने का मौका मिलता है। और फाइनेंशियल लीवरेज में व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन ईपीएस ड्यू टू चेंज इन ईबीआईटी, कि ईबीआईटी में चेंज होने से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में चेंज आने से ईपीएस पे क्या फर्क पड़ता है। मेजरमेंट ऑफ बिजनेस, कौन से रिस्क को आप मेजर करते हो, ऑपरेटिंग लीवरेज में बिजनेस रिस्क को मेजर किया जाता है। बिजनेस रिस्क क्या है, बिजनेस रिस्क का मतलब है कि अगर आप फ्लक्चुएशन हो रही है, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर अगर फ्लक्चुएशन हो रही है तो उससे बिजनेस रिस्क पैदा होता है। इट मींस यू आर नॉट इवन एबल टू कवर योर फिक्स्ड कॉस्ट चार्जेस। फिक्स्ड कॉस्ट जो है अगर आप उसको भी कवर नहीं कर पा रहे हो, आपकी ईबीआईटी जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट को भी कवर नहीं कर पा रही है, तो ये बिजनेस रिस्क है। फाइनेंशियल रिस्क क्या है, फाइनेंशियल रिस्क जो है वो फाइनेंशियल लीवरेज में स्टडी होता है। ये रिस्क क्या बताता है कि आप जो है अगर फिक्स चार्जेस को पे नहीं कर पा रहे हो, जैसे आपका इंटरेस्ट के चार्जेस हैं, तो ये क्या है, फाइनेंशियल रिस्क है। तो फाइनेंशियल रिस्क क्या मतलब है, अगर फर्म इज नॉट एबल टू कवर इट्स फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस देन इट इज कॉल्ड फाइनेंशियल रिस्क। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे जो एग्जाम में थ्योरेटिकल पार्ट में आ सकते हैं। अब बात करते हैं कंबाइंड लीवरेज की। देखिए दोस्तों, हमने लीवरेज की बात की थी, तो लीवरेज के अंदर हमने दो चीजें देखी थी, ऑपरेटिंग लीवरेज एंड फाइनेंशियल लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज जो है वो सेल में और ईबीआईटी में रिलेशनशिप दिखाता है, फाइनेंशियल लीवरेज जो है वो ईबीआईटी और ईपीएस में रिलेशनशिप दिखाता है। इसको हम अगर आप चाहें तो इस तरह भी स्टडी कर सकते हैं कि सबसे पहले आपने सेल लिया, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट घटाई तो कंट्रीब्यूशन आ गया, कंट्रीब्यूशन में से आपने फिक्स्ड कॉस्ट माइनस की तो आपके पास क्या आ गया, ईबीआईटी।
वेरिएबल कॉस्ट तो वेरिएबल है, इसको कंसिडर नहीं करेंगे। अब देखो सेल और ईबीआईटी के बीच में हमने रिलेशनशिप देखा था ऑपरेटिंग लीवरेज से। फार्मूला क्या था? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। फिर हमने ईबीआईटी में से अगर इंटरेस्ट माइनस कर दें तो हमारे पास आ गया था ईबीटी। ईबीटी में से हमने टैक्स माइनस कर दिया था, हमारे पास आ गया था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ईबीआईटी और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में रिलेशनशिप अगर देखना हो, ये रिलेशनशिप किसके कारण आया? इंटरेस्ट के कारण। तो ये फाइनेंशियल लीवरेज हो गया। फाइनेंशियल लीवरेज क्या शो करता है? ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी, ये इसका फार्मूला था। तो ऑपरेटिंग लीवरेज किस कारण आता है? फिक्स्ड कॉस्ट के कारण, ये रही फिक्स्ड कॉस्ट। और फाइनेंशियल लीवरेज किसके कारण आता है? फिक्स्ड चार्जेस के कारण। फिक्स्ड चार्जेस कहाँ है? ये रहे। तो अब हम क्या करना चाहते हैं? अल्टीमेटली हम क्या देखना चाहते हैं कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो हमारा है, अल्टीमेटली इसका और इसका, सेल का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का रिलेशनशिप हम डायरेक्टली देखना चाहते हैं। तो उसमें क्या क्या हो जाएगा? फिक्स्ड आपका जो फाइनेंशियल लीवरेज है और आपका जो ऑपरेटिंग लीवरेज है, दोनों ही आ जाएगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं? सेल का डायरेक्टली ईपीएस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ईपीएस ही बोल सकते हो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को, अगर हम डिवाइड कर दें नंबर ऑफ शेयर होल्डर से। तो डायरेक्टली हम क्या चेक कर रहे हैं? सेल का इफेक्ट किसके ऊपर? ईपीएस के ऊपर। किस कारण से ये लीवरेज पैदा हो रहा है? एक तो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट के कारण, यानी फिक्स्ड कॉस्ट, और एक आपका फिक्स्ड चार्जेस के कारण, वो क्या है? इंटरेस्ट। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए हम क्या कर सकते हैं? कंबाइंड लीवरेज भी निकाल सकते हैं। तो कंबाइंड लीवरेज क्या एक्सप्लेन करता है? डिग्री ऑफ बिजनेस रिस्क कंप्लेक्शन ऑफ द फर्म। ओवरऑल आपको बिजनेस रिस्क बताएगा। फाइनेंशियल ऑपरेटिंग लीवरेज जो है वो आपको बिजनेस रिस्क के बारे में बताता है, फाइनेंशियल लीवरेज जो है वो आपको फाइनेंशियल रिस्क के बारे में बताता है। इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? लीवरेज को अगर हम कंबाइन करते हैं, इन द केस बोथ वी आर कंबाइनिंग द लीवरेज, द रिजल्ट विल डिपिक्ट द इफेक्ट ऑफ चेंज इन सेल ओवर ईपीएस। वही जो मैंने आपको पहले बताया, अगर हम सेल का और ईपीएस का डायरेक्टली रिलेशनशिप चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं कंबाइंड के कारण। फार्मूला क्या है? देखिए, फार्मूला देखने से पहले मैं आपको एक चीज समझा दूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, आपको पता है ऑपरेटिंग लीवरेज का फार्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। और फाइनेंशियल लीवरेज का फार्मूला क्या है? ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी। क्लियर है? तो आपको पता है कंबाइंड लीवरेज अगर हमने निकालना हो तो कंबाइंड लीवरेज जो है वो ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज को मल्टीप्लाई करके आता है। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई अगर कर दें तो ईबीआईटी से ईबीआईटी कट जाएगा, फार्मूला क्या रह जाएगा? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीटी। ये हम कब करते हैं? जब आपको सिंगल फिगर्स दी गई हो, आपके क्वेश्चन में आपको सिंगल फिगर्स दी गई हो, तो दिस विल बी द फार्मूला। अगर आपको दो फिगर दी गई हो, परसेंटेज चेंजेस दिखाए गए हो, अगर परसेंटेज चेंजेस की बात करें तो आपको पता है ऑपरेटिंग लीवरेज का फार्मूला क्या होता था? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन सेल्स। आपको याद है ये फार्मूला? इसी तरह फाइनेंशियल लीवरेज का भी फार्मूला था परसेंटेज चेंज इन ईपीएस ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। तो आपको पता है कंबाइंड लीवरेज क्या हो जाएगा? इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप ईबीआईटी से ईबीआईटी कट गया, तो कंबाइंड लीवरेज जो है उसका फार्मूला क्या रह जाएगा? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अब हम डायरेक्टली क्या देख रहे हैं? सेल का ईपीएस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? दिस विल बी द फार्मूला। दूसरा, अगर मैं आपको बताऊं, हमने जो कैलकुलेशन की थी, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ईबीटी माइनस टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कह लो या ईपीएस कह लो।
अब हम यहाँ पे सेल का और ईपीएस का डायरेक्ट रिलेशनशिप चेक कर रहे हैं कंबाइंड लीवरेज से। तो वो जो आपका इसमें से वेरिएबल कॉस्ट तो हमने लेनी नहीं, तो यहाँ पे ले लेंगे कंट्रीब्यूशन और यहाँ ले लेंगे ईबीटी, इन दोनों को लेकर के चलेंगे। तो दिस इज द होल लॉजिक। फार्मूला आप याद रख लेंगे। तो अगर आपको सिंगल फिगर दिया हुआ है, अगर आपको दोनों ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज दिए हुए हैं तो इनको मल्टीप्लाई कर दो सीधा ही, अदरवाइज कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीटी। और अगर आपको परसेंटेज में फिगर्स दी गई हैं तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल, क्योंकि हम डायरेक्टली सेल का इफेक्ट किस पे देख रहे हैं, ईपीएस के ऊपर। अब कंबाइंड लीवरेज जो है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हम इसको स्टडी कर रहे हैं। एक तो हम अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, हम समझना चाहते हैं कि ईपीएस में क्या चेंजेस आ रहे हैं और कितने परसेंट चेंज आ रहे हैं, किसके कारण, सेल के कारण। तो कंबाइंड लीवरेज जो है वो कंबाइंड इफेक्ट दिखाता है, किसका, ऑपरेटिंग लीवरेज का और फाइनेंशियल लीवरेज का कंबाइंड इफेक्ट आपको पता लगता है। और आपको ये भी पता लगता है कि अल्टीमेटली अगर सेल्स के अंदर अगर 1% चेंज आ रहा है तो ईपीएस में कितना चेंज आएगा। तो आप डिफरेंट सेल्स के अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो व्हाट विल बी द चेंजेस इन द ईपीएस ऑन अकाउंट ऑफ चेंजेस इन द सेल। तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर द मैनेजर। असेसमेंट ऑफ टोटल रिस्क, कंबाइंड लीवरेज जो है उससे आप ओवरऑल रिस्क निकाल सकते हो फर्म का, कि ओवरऑल रिस्क आपका क्या होता है। देखो बिजनेस के अंदर 2 रिस्क होते हैं। पहला होता है बिजनेस रिस्क, वो कहां से आता है, ऑपरेटिंग लीवरेज से, कि अगर आप अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को भी कवर नहीं कर पा रहे हो तो बिजनेस रिस्क आएगा। तो फ्लक्चुएशन अगर ज्यादा हो रही है ऑपरेटिंग लीवरेज में तो वो बिजनेस रिस्क को पैदा करती है। दूसरा आपका रिस्क होता है फाइनेंशियल रिस्क, कि अगर आप अपने कंपनी के फिक्स चार्जेस को पे नहीं कर पा रहे हो तो फिर फाइनेंशियल रिस्क पैदा होता है। तो ये भी एक गलत कंडीशन है। तो ओवरऑल अगर आप टोटल रिस्क को मेजर करना चाहते हो तो वो आप कंबाइंड लीवरेज से मेजर कर सकते हो। तीसरा मेन है कि एस्टैब्लिशिंग ए प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीवरेज। देखिए आपको ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज दोनों को एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन में रखना चाहिए। अगर आपका ऑपरेटिंग लीवरेज ज्यादा है तो आपको फाइनेंशियल लीवरेज को थोड़ा कम कर लेना चाहिए। अगर आपका फाइनेंशियल लीवरेज ज्यादा आ रहा है तो आपको ऑपरेटिंग लीवरेज को थोड़ा कम कर लेना चाहिए। इससे एक बैलेंस बना रहेगा, ओवरऑल जो रिस्क है वो कम रहेगा, मैनेजेबल लिमिट के अंदर रहेगा। तो हमें एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन रखना चाहिए, प्रॉपर ऑपरेटिंग का और फाइनेंशियल लीवरेज का। तो अगर हाई ऑपरेटिंग लीवरेज है तो कम फाइनेंशियल लीवरेज कर लो, और अगर ज्यादा फाइनेंशियल लीवरेज है तो कम ऑपरेटिंग लीवरेज कर लो। एक इलस्ट्रेशन देखिए, कैलकुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज एंड कंबाइंड लीवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। सेल आपको दी गई है, 4 लाख यूनिट आप बेच रहे हो और एक यूनिट जो है वो 2 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बेच रहे हो। 8 लाख रुपीज की आपकी सेल हो गई। वेरिएबल कॉस्ट 0.70 रुपये है, फिक्स्ड कॉस्ट 3,12,000 है, इंटरेस्ट चार्जेस 48,000 है। तो आपने तीनों वो निकालने हैं और इंटरप्रिटेशन भी देनी है आपकी। तो देखिए सबसे पहले आपकी सेल हो गई 8 लाख रुपीज की, लेस इसमें से हम कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट आपको पता है कितना है, 4 लाख यूनिट है और 0.70 है, तो 2,80,000 आपकी कितनी आ गई वेरिएबल कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, 5,20,000। इसमें से लेस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, 3,12,000। ये क्या आ गया, EBIT। EBIT या ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ गया, 2,08,000। तो आपको पता है ऑपरेटिंग लीवरेज का फार्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT। कंट्रीब्यूशन कितना है 520, EBIT कितना है 2,08,000। इससे जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2.5। तो ऑपरेटिंग लीवरेज 2.5 होने का क्या मतलब है कि इफ देयर इज 1% चेंज इन सेल, व्हाट विल बी द चेंज इन EBIT, 2.5%। अब बात करते हैं, इसमें से लेस कर सकते हैं इंटरेस्ट को। इंटरेस्ट कितना है आपका
48,000, तो ये कितना बच गया 1,60,000 EBT। अब आपको पता है फाइनेंशियल लीवरेज का फार्मूला क्या है, EBIT डिवाइड बाय EBT। तो EBIT आपका कितना था, हमने अभी निकाला था 2,08,000 और EBT कितना आया है 1,60,000। तो आपका फाइनेंशियल लीवरेज कितना आ गया 1.3। इसका क्या मीनिंग है कि इफ देयर इज 1% चेंज इन EBIT, व्हाट विल बी द चेंज इन EBT, 1.3%। अब आपको पता है कंबाइंड लीवरेज कैसे निकलता है, ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज आपका आया था 2.5, फाइनेंशियल लीवरेज 1.3, ये आ जाएगा 3.25। इसके अलावा अगर आप दूसरा मेथड से निकालना चाहते हो तो कंबाइंड लीवरेज का फार्मूला दूसरा क्या था, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBT। तो कंट्रीब्यूशन कितना आया था 5,20,000, EBT कितना है 1,60,000, ये भी कितना आ जाएगा 3.25। कंबाइंड लीवरेज आपको क्या बताता है, इफ देयर इज 1% चेंज इन सेल्स, व्हाट विल बी द चेंज इन EBT, 3.25। तो इस तरह से हम ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस चैप्टर के क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं, आपको कुछ नहीं करना, फार्मूलाज लगाने हैं और क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो देयर इज नो नीड टू गेट वरीड। सबसे आसान चैप्टर्स में से एक चैप्टर है। मेन कंसेप्ट जो था हमने थियोरेटिकली इसको समझ लिया है कि ऑपरेटिंग लीवरेज आपको बताता है रिलेशनशिप किसमें, सेल में और EBIT में। फाइनेंशियल लीवरेज आपको रिलेशनशिप बताता है EBIT और EPS में। कंबाइंड लीवरेज आपको रिलेशनशिप बताता है सेल में और EPS में डायरेक्टली। अगर ओवरऑल आपने रिलेशनशिप चेक करना है तो कंबाइंड लीवरेज से भी चेक कर सकते हैं। So thank you so much for listening. I hope you will be able to solve the questions. If there is any query, please write to me. Thank you so much.